स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सिलेबस में ये बातें की इसमें जो है दिया गया है। व्हाट इज़ सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी और टेररिज्म पर फोकस किया गया है। तो व्हाट इज़ सिक्योरिटी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में ट्रेडिशनल नोशन, टाइप्स में दो तरीके से होगा। ट्रेडिशनल नोशन है, नॉन ट्रेडिशनल नोशन है। ट्रेडिशनल नोशन में जो सेंटर है, डिस्कशन का जो सेंटर है वो है नेशन, एक राष्ट्र। एक राष्ट्र को किस तरीके से खतरा हो सकता है एक्सटर्नली और इंटरनली, इसके बारे में आ जाता है। और किस तरीके से कॉपरेशन करके एक नेशन को सिक्योर किया जा सकता है। नॉन ट्रेडिशनल नोशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ये नेशन से अलग हटकर पूरे ह्यूमन बींग्स की बात करता है, पूरे ह्यूमन की सिक्योरिटी की बात करता है। ये ग्लोबल इश्यू है। इसमें जैसे कि जो टेररिज्म है, ह्यूमन राइट्स है, ग्लोबल पॉवर्टी है, माइग्रेशन, हेल्थ एपिडेमिक्स, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, किस किस तरीके से वॉर के अलावा और किस किस तरीके से ह्यूमंस को जो है थ्रेट्स हो सकता है, खतरा हो सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो देखिए, इसके मीनिंग को हम पहले समझ लेते हैं। सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है। सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, खतरों से आज़ादी। तो थ्रेट्स का यहाँ मतलब क्या है। हर इंसान का जीवन थ्रेट्स से, खतरों से भरा पड़ा है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि हम शाम तक सही सलामत घर पहुंचेंगे? और क्या इस बात की गारंटी है कि हम घर में रहकर पूर्णतः सुरक्षित हो सकते हैं? मैं आज न्यूज़ देख रहा था कि पाकिस्तान के कराची में एक प्लेन क्रैश हो गया और वो एक रिहायशी क्षेत्र में मकानों के ऊपर गिर गया। तो उस प्लेन के साथ साथ जो लोग घरों में सुरक्षित रह रहे थे, वो भी काफ़ी संख्या में मारे गए। तो इस प्रकार हमारा जीवन हर जगह, हर पल खतरों से भरा पड़ा है। इसी तरह नेशंस को भी विभिन्न रूपों में खतरों का सामना करना पड़ता है। तो क्या हर तरह का खतरा सुरक्षा पर खतरा है? क्या सुरक्षा की अवधारणा में सभी तरह के खतरों को शामिल किया जाए? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इस पर सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये मानना है कि सुरक्षा की अवधारणा में, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में हमें उन्हीं बातों को शामिल करना चाहिए जो कोर वैल्यूज से रिलेटेड हो, जिनमें हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। ऐसा पॉलिटिकल या सोशल साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन अब ये दूसरा प्रश्न उठता है कि यहाँ कोर वैल्यूज या केंद्रीय मूल्यों का मतलब क्या है? क्या एक गवर्नमेंट जिन कोर वैल्यूज़ को सिक्योरिटी का इशू मानती है, तो क्या यही कोर वैल्यू किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी का भी हिस्सा होंगे? देखिए, हम यहाँ इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस का थ्रेट्स हमारे सामने है, ये खतरा हमारे सामने है। हमारी सरकार ने हमें इस थ्रेट से बचाने के लिए लॉकडाउन करने का फैसला लिया। लेकिन जहाँ सरकार हमें इस खतरे से बचाना चाहती है, वहीं उसके इस फैसले ने खास तौर पर कुछ लोगों के लिए अलग तरीके के थ्रेट्स को जन्म दिया। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूरों को रोजी रोटी गंवानी पड़ी। उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई। उन्हें लोग 400-500 किलोमीटर पैदल चलते चलते रास्तों में भूखे मर गए। ये सब देख रहे हैं हम। तो यहाँ सरकार का लॉकडाउन करने का फैसला किस लिए था? हमें कोरोना रूपी थ्रेट्स, खतरे से बचाने के लिए। अब यहाँ गवर्नमेंट के लिए कोर वैल्यू क्या है? कोरोना रूपी थ्रेट्स से बचाना। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोर वैल्यू उनकी रोजी रोटी है, उनका घर पहुँचना है। काफ़ी सारे लोग की मौत कोरोना रूपी थ्रेट से नहीं, बल्कि भूख के कारण, मीलों पैदल चलने की वजह से हुई। अतः हम यहाँ समझ सकते हैं कि एक गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी का इश्यू, एक व्यक्ति के लिए सिक्योरिटी का इश्यू, दोनों अलग अलग हो सकते हैं।
तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का। तो इसकी स्टडी के लिए इसे दो ग्रुप्स में इसको बांटा गया है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल, या हम इसको कह सकते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी। तो देखिए इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं देखने को मिलेंगी। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आप इसको इजीली आप समझ सको, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट मैप है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस पूरे चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि पूरा चैप्टर एक समरी के रूप में है। यहाँ पर आपने अगर इसको समझ लिया तो ये आपका पूरा चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को टू नोशंस में, ट्रेडिशनल नोशन और नॉन ट्रेडिशनल नोशन, इसमें बांटा गया है। नॉन ट्रेडिशनल को हम ह्यूमन सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनल नोशन में सिक्योरिटी का जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो है नेशन। नेशन को थ्रेट्स किससे है? किसी बाहरी देश से। इसलिए देश या नेशंस की सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री रखते हैं, वेपन्स रखते हैं, इतना सारा खर्चा करते हैं नेशंस। इसीलिए करता है क्योंकि ये माना जाता है कि यदि नेशंस की बाउंड्रीज अगर सेफ हैं तो ह्यूमन भी सेफ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल जो नोशन है उसमें सिक्योरिटी का केंद्र कौन है? ह्यूमन है, एक मानव। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें माना जाता है कि किसी इंसान को खतरा सिर्फ युद्ध से नहीं, किसी दूसरे देश से नहीं, बल्कि उसके अपने देश की सीमाओं के अंदर ही हो सकता है। उसको खतरा अपनी खुद की सरकार से भी हो सकता है। यहाँ किसी मानव को खतरा टेररिज्म से हो सकता है। देखिए टेररिज्म आपको थोड़ा स्पेशल जोड़ा गया है सिलेबस में, थोड़ा इस पर हम स्पेशली फोकस करेंगे। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से उसको खतरा हो सकता है। पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होता है। जब वॉर के टाइम में या वॉर के तुरंत बाद बड़े लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होते हैं और लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर होते हैं और गरीबी से, भुखमरी से मारे जाते हैं। हेल्थ एपिडेमिक्स, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। जैसा भी इश्यू चल रहा है कोविड-19 का, तो काफ़ी लाखों लोग इसमें मारे गए हैं। बड़ी संख्या में 50 लाख से ऊपर संख्या पहुंच चुकी है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ये किस तरीके से एक सिक्योरिटी का इशू है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, पर्यावरण, जिस तरीके से हम एक पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो उससे भी ये कहा जाता है कि इंसान की जो लाइफ है वो काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, इन्वायरमेंट एक बड़ा इशू बनकर सामने आया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हम आगे पढ़ेंगे, ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल नोशन जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है और जो कि नेशंस की बाउंड्री तक ही सीमित है। जबकि नॉन ट्रेडिशनल नोशन जो है ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जो कि किसी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा, खतरों के विभिन्न स्रोतों की पहचान के रूप में ये करता है। तो ट्रेडिशनल नोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में ये वॉर के रूप में सामने आता है। वॉर की स्थिति में किसी देश के सामने ये ऑप्शन हो सकते हैं: डिफेंस, डिटरेंस, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग। इस तरीके से इन ऑप्शंस में से वो अपने आप को सिक्योर कर सकता है। ये सभी ऑप्शन उसके सामने हैं। इसके अलावा इंटरनल में हम इसको दो कैटेगरी में रख सकते हैं: यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स जो देखी गई हैं वो एंटी गवर्नमेंटल, एंटी कॉलोनियल के रूप में जो थ्रेट्स सामने रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीकन एंड
एशियन कंट्रीज जो है उनमें इंसर्जेंसी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सिविल वॉर की वजह से थ्रेट्स का सामना करना पड़ा है। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल नोशन जो है, या इसको हम ह्यूमन सिक्योरिटी भी कहेंगे नॉन ट्रेडिशनल को। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या इनमें डिफरेंस है। तो ये पर्सपेक्टिव्स हैं, तो स्कोप के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न विद सिक्योरिंग सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन स्टेट। यहाँ हम एक नेशन की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इनकी सिक्योरिटी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के दायरे में आती है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल या ह्यूमन सिक्योरिटी उससे बहुत आगे की बात है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ कंसर्न विद सर्वाइवल, लाइवलीहुड, वेलबींग एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार इंडिया में लॉकडाउन एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से किया गया, लेकिन वो किस प्रकार दूसरे टाइप की ह्यूमन इनसिक्योरिटी के रूप में सामने आता है। दूसरा है रेफरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें हम देखते हैं कि कौन यूनिट ऑफ एनालिसिस है जिस पर हम चर्चा करते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में नेशन स्टेट वेक्टर है जिस पर हम चर्चा करते हैं, उसी को सेंटर में रखकर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। जबकि नॉन ट्रेडिशनल में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक इंडिविजुअल है रेफरेंट ऑब्जेक्ट जो है। इसके अलावा एजम्पशंस में क्या माना जाता है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मींस अगर हमने स्टेट को सिक्योर कर दिया तो सिटीजन्स खुद ब खुद सिक्योर हो जाएंगे, ऐसा इसमें माना जाता है। और अगर स्टेट सिक्योर होगा तो इंटरनेशनल पीस होगा, ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। जबकि ह्यूमन सिक्योरिटी का एग्जम्पशंस इससे बिल्कुल अलग है और ये मानता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट की सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये उससे अलग है। और अगर इंडिविजुअल सेफ है तो इंटरनेशनल पीस भी मेंटेन रहेगी, ऐसा मानता है। सिक्योरिटी ऑफ मीन्स, सिक्योरिटी के साधन क्या क्या हैं। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री के थ्रू, बैलेंस ऑफ पावर, डिप्लोमेसी के थ्रू सिक्योरिटी लाई जा सकती है। देश बड़े लार्ज स्केल पर मिलिट्री रखते हैं, वेपन्स रखते हैं, अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा इन चीज़ों पर खर्च करते हैं देश की बाउंड्रीज को सिक्योर रखने के लिए। जबकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इससे बहुत अलग है। इसे आप ला सकते हैं फेवरेबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पैदा करके, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा, इक्वलिटी के द्वारा, इक्विटी के द्वारा, सोशल जस्टिस के द्वारा, ह्यूमन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा, तथा ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करके। इस प्रकार इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, जिसके माध्यम से हम ह्यूमन सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी बदल जाता है इसमें। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में इंडिविजुअल्स एज सिटीजन ऑफ स्टेट है, एक इंडिविजुअल की हैसियत यहाँ पर स्टेट के दायरे तक सीमित है, यह व्यक्ति के से अधिक राष्ट्र यहाँ पर सर्वोपरि है। जबकि नॉन ट्रेडिशनल में इंडिविजुअल्स की अपने एक स्टेट से अपनी खुद की अलग खुद की एक पहचान है। यहाँ इंडिविजुअल एक ऑटोनोमस एक्टर के रूप में है। हु प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में स्टेट खुद के एफर्ट्स से खुद को सिक्योर करता है। यहाँ एक गवर्नमेंट मॉडल है जो कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो आपको सिक्योर करेगी। यहाँ स्टेट की खुद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ती है उसे। जबकि नॉन ट्रेडिशनल क्या है, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट तो है ही, स्टेट तो सबसे बड़ा एक्टर है जो कि सिक्योर करने का बीड़ा उठाता है। अभी जिस तरीके की स्थितियाँ चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार स्टेट सबकी जान माल की रक्षा कर रहा है। ऐसी महामारी के समय में सबको फ्री में राशन अवेलेबल कराया जा रहा है,
पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, माइग्रेंट्स पीपल्स के रहने की व्यवस्था की जा रही है, उनको उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस तरह सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो रोल प्ले है वो अलग जो एजेंसीज़ हैं उनका भी है, जैसे मार्केट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, इंडिविजुअल्स हैं। ये सभी मिलकर ह्यूमन सिक्योरिटी को मिलकर ला सकते हैं। अकेले स्टेट के द्वारा ये नहीं लाई जा सकती, जो हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इसमें स्टेट के अलावा इन सभी की भागीदारी आवश्यक है, तभी ह्यूमन सिक्योरिटी लाई जा सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में क्या क्या डिफरेंस है। तो अब हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझने में, इनका एनालिसिस करने में आसानी होगी। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, ट्रेडिशनल नोशन में रेफरेंट ऑब्जेक्ट कौन है, यूनिट ऑफ एनालिसिस कौन है, नेशन स्टेट कौन है, नेशन स्टेट। इसमें नेशन को सेंटर में रखकर हम चर्चा करते हैं। नेशंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टेरिटरी है, पीपल है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है। अगर इन चारों कंपोनेंट्स में से किसी एक को भी थ्रेट्स हो तो उसे नेशन पर थ्रेट माना जाता है। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में नेशंस पर दो तरह से खतरा हो सकता है, थ्रेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, थ्रेट्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। एक्सटर्नल थ्रेट्स किसी कंट्री पर कैसे होगा, थ्रू वॉर, युद्ध के द्वारा। किसी नेशन पर जब कोई कंट्री अटैक कर देता है तो उसे जैसे थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, किसी राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा माना जाता है। इसके अलावा कंट्री को इंटरनल थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। ये किस फॉर्म में होगा, थ्रू सिविल वॉर, इंसर्जेंसी, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। सिविल वॉर में एक तरफ गवर्नमेंट होती है, दूसरी तरफ कोई अदर फैक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हमने श्रीलंका में सिविल वॉर के बारे में पढ़ा, वहाँ लिट्टे नाम का संगठन से श्रीलंका की गवर्नमेंट की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इंसर्जेंसी में किसी देश के अंदर कोई कम्युनिटी के द्वारा अपनी कोई डिमांड हो सकती है, उसको मनवाने के लिए वो अलगाववाद की भावनाएं वहाँ पर हो सकती हैं उस कम्युनिटी के अंदर। इसके अलावा नेशनल स्ट्रगल्स में कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल्स जो चलाए गए एशियन अफ्रीकी कंट्रीज़ में, भारत में जिस तरीके से चलाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके से सिक्योरिटी पर थ्रेट्स ट्रेडिशनल नोशंस में हम पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल। In the traditional notion external, it believes that the greatest danger to a country security is from military threats coming from outside its border. इसमें किसी देश पर किसी बाहरी शक्ति द्वारा मिलिट्री अटैक हो सकता है, ये वॉर के रूप में सामने आता है। मिलिट्री अटैक द्वारा किसी देश के कोर वैल्यूज लाइक सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इनको खतरा हो सकता है। कोई देश अटैक करके सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचा सकता है, वहाँ के लोगों की जो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा उसकी जो टेरिटरी है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके किसी पार्ट पे एनेक्स कर सकता है। इसके अलावा इट आल्सो एंडेंजर्स द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। वॉर के केस में सिर्फ गवर्नमेंट इफेक्ट नहीं होती बल्कि लोग भी इफेक्ट होते हैं। हालांकि इसके लिए इंटरनेशनल रूल्स हैं, लॉज हैं, कन्वेंशंस पास किए गए हैं, जैसे कि लोग जो आम सिविलियंस हैं, मेडिकल पर्सनेल हैं, वो जो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए गए हैं। जो सोल्जर्स इंजर्ड हो गए हैं, युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है,
अथवा प्रिजनर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए गए हैं। इसके अलावा जिनेवा प्रोटोकॉल है, जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स पर रोक लगाई गई है। लेकिन वॉर टाइम में अक्सर देखा गया है कि कोई देश अपने शत्रु देश को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसमें इन सभी लॉज की अक्सर अनदेखी की जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा इराक वॉर में जो है सद्दाम हुसैन ने हार का सामना करते हुए कुवैत के सैकड़ों कुओं में आग लगा दी और बड़ी मात्रा में जो है तेल जो है समुद्र में फैला दिया, तो जिससे जो है पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी नेचर को जो है बड़े भारी जो है नुकसान पहुंचा। इसी तरीके से 9/11 के हमले के बाद हमने देखा कि अमेरिका ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, उसमें बड़ी संख्या में वहाँ के जो सिविलियंस थे वो इफेक्ट हुए। देखिए, वॉर की सिचुएशन में किसी भी कंट्री के पास क्या ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर अटैक कर दिया गया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आप सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जिस कंट्री ने अटैक किया है, जो एनिमी है वो काफ़ी बिग है, पावरफुल है, तो आप सरेंडर का ऑप्शन चुन सकते हैं। बट नो कंट्री प्रोपोगेट एज ए पॉलिसी, कोई भी देश ये कभी नहीं कहेगा कि सरेंडर करना उसकी पॉलिसी का हिस्सा है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये सिक्योरिटी का कंपोनेंट में शामिल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है डेटरेंस। इसका मतलब हम आगे समझेंगे, आगे बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन है डिफेंड। तो ये 3 ऑप्शन है। पहला है सरेंडर, जिसे हम सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा है डिटरेंस और तीसरा है डिफेंड। तो हमारे सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स में पहला, क्योंकि हम सरेंडर को कंसीडर नहीं करें, तो पहला क्या हुआ, डिटरेंस हुआ। दूसरा क्या हुआ, डिफेंड। इसके अलावा 2 कंपोनेंट्स हम और शामिल करेंगे, तो हमारे टोटल 4 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी के होंगे। फर्स्ट इज डिटरेंस, सेकंड इज डिफेंस, थर्ड बैलेंस ऑफ पावर, 4 अलायंस बिल्डिंग। तो अब हम इसके एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, फर्स्ट इज डिटरेंस। डिटरेंस इज टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय promising to raise the cost of war to an unacceptable level। इसमें आप खुद को इतना सक्षम बनाते हैं कि आप अपने एनिमी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें। देखिए, कोई भी देश इतना अधिक मिलिट्री पर एक्सपेंस क्यों करता है कि कोई देश उस पर हमला करेगा तो वो उसका जवाब देगा? नहीं। हम क्यों ये प्रोपोगेट करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास इतने वेपन हैं? क्यों हम 26 जनवरी की परेड में ये सब शो करते हैं? क्यों? टू क्रिएट द कैपेबिलिटी ऑफ डिटरेंस, ताकि हम ये बता सकें कि हमारे पास इतना कुछ है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम आपको टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिनिश कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर चाइना ये चाह रहा है कि वो भारत पर अटैक करेगा, तो भारत उसको ये बता रहा है कि हमारे पास इतना कुछ है, न्यूक्लियर वेपन है। अब ये 62 वाला भारत नहीं है, अब वो इतना सक्षम है कि वो सामना कर सकता है। तो इस तरह सामने वाला 50 बार सोचेगा हमला करने से पहले। तो इस तरह डिटरेंस, डर पैदा करके वॉर को प्रिवेंट किया जाता है। इसलिए कोई भी देश जो है मिलिट्री पर इतना एक्सपेंस करता है। सेकंड इज डिफेंस। अब अगर अटैक हो ही गया है तो आप अपने नेशन को डिफेंड करते हैं। डिफेंड करना किसी भी देश का पहला ऑब्जेक्टिव होता है। वॉर की सिचुएशन में आप अपनी टेरिटरी को सेफ करते हैं एनिमी
को अपने टेरिटरी से हटाते हैं, आप उसको टर्न बैक करते हैं या डिफीट करते हैं। थर्ड कंपोनेंट इज बैलेंस ऑफ पावर। इसमें आप अपनी कंट्री की पावर को इक्वल करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई कंट्री बहुत पावरफुल है तो दूसरी कंट्री पर अटैक कर सकता है। इसके लिए दूसरे देश खुद को उसकी इक्वल बनाते हैं ताकि वॉर को प्रिवेंट किया जा सके। हमारा नेशन सिक्योर तब होगा जब हम अपनी पावर को बाकी कंट्री की पावर के साथ बैलेंस कर लेंगे। खास तौर पर अपनी पावर को हमें उन कंट्रीज़ के साथ तो बैलेंस करना ही होता है जो हमारे एनिमीज़ हैं, जिनसे हमें खतरा है। ऐसी कंट्री के साथ में हम अपनी पावर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस के लिए मैंडेटरी माना जाता है। बैलेंस ऑफ पावर कैसे किया जाता है? मिलिट्री पावर को बढ़ाकर। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड टेक्निकल पावर की भी इम्पोर्टेंस है। मतलब आप अपनी पावर को इतना अधिक बढ़ाइए कि हमला करने वाला हमला करने से पहले 10 बार सोचने को मजबूर हो जाए। लास्ट इज अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का बैलेंस ऑफ पावर बनाने में बड़ा रोल प्ले है। आप इसमें किसी अदर कंट्री के साथ मिलकर अलायंस बनाते हैं, गठबंधन करते हैं। जैसे कि हमने कोल्ड वॉर में देखा कि मिलिट्री अलायंस बनते हैं। पहले नाटो बनता है, उसके जवाब में वार्सो पैक्ट बनता है। तो इसमें 5, 10, 15, 20 कंट्रीज मिलकर अलायंस बनाते हैं, गठबंधन करते हैं। और इसमें माना जाता है कि अगर अलायंस के किसी भी मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो उसका जवाब वे सभी कंट्री मिलकर देंगे जो अलायंस का हिस्सा है, जो अलायंस के मेंबर्स हैं। दूसरा एग्जांपल हम भारत पाकिस्तान का ले लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ अपने रिलेशन बढ़ा रहा है, पाकिस्तान चाइना का अलायंस बन रहा है, तो भारत के लिए भी ज़रूरी है कि वो किसी और देश से, किसी पावरफुल कंट्री के साथ में रिलेशन डेवलप करे और अपनी पावर को बैलेंस करे। इसके अलावा ये अलायंस परमानेंट नहीं होते, बल्कि ये समय के अनुसार नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर बदलते हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के लिए 1980 के दशक में अमेरिका ने यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ में अलायंस किया था, लेकिन 9/11 के हमले के बाद उसी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। तो इस तरह ये अलायंस नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1971 की इंडिया यूएसएसआर ट्रीटी। भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो हमारे लिए भी ज़रूरी था कि हम भी पावर को बैलेंस करें, और हमने इसके लिए यूएसएसआर, जो कि अमेरिका की एक अपोजिट जो पावर थी, उसके साथ में 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। हालांकि इसके लिए इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि नॉन अलायंस मूवमेंट को लीड कर रहा था भारत। तो ये कहा गया कि एक नॉन अलायंस होते हुए आप कैसे एक जो कोल्ड वॉर का एक बिग पार्टनर है, एक बड़ी पावर है, उसके साथ आप फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रहे हैं। तो इस सब को लेकर काफ़ी जो क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल इंटरेस्ट मुख्य केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट होता है, और इसी के को ध्यान में रखकर अलायंस बनाए जाते हैं, ट्रीटी साइन होती हैं, एवं अन्य तरीके से देश अपने संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए भारत के लिए भी जरूरी था कि फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करे, पावर को बैलेंस करे। ठीक है, तो ये है अलायंस बिल्डिंग। तो इस तरह हमने इस पार्ट में ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के एक्सटर्नल पार्ट पर डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ट्रेडिशनल नोशन के इंटरनेट पार्ट पर डिस्कस करेंगे।